गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। कल अपन एसी के कुछ बातें कर चुके थे अपन। आज अपन एकदम नया पैटर्न शुरू पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने के लिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एसी परिपथ में, एसी परिपथ के अवयव। यानी कि यूँ कहूँ कि लोड जो होता है, लोड वो किस किस प्रकार से होता है ना। घरों में जो जहाँ विद्युत क्षय होता है, जो भी है अपनी शक्ति, जो भी अपने उपकरण हैं, वो मेनली कौन कौन से हैं? तो सारे उपकरणों में तीन चीज़ें ही होती हैं। नंबर वन प्रतिरोध, नंबर वन क्या है? प्रतिरोध। एक प्रतिरोधी तार होता है, उदाहरण आपके हीटर, गीजर है ना, निबंधन छड़, ये सारे, बल्ब हो गया, ये सारे है ना। हाँ, तो ये हो गया आपका एक प्रतिरोध। दूसरा होता है आपका प्रेरकत्व। प्रेरकत्व कुंडली में जैसे पंखा आ गया आपका, है ना, प्रेरण कुंडलियाँ होती है, मोटर वाले सारे आ गए, ठीक है। तो ये होता है प्रेरकत्व इस प्रकार से। और हालांकि इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे चौक कुंडली जो होती है वो भी प्रेरकत्व होता है। चौक समझते हो? हाँ, ट्यूबलाइट में जो चौक होती है, आजकल नहीं होती क्योंकि आजकल LED लाइट्स आ गई है, ठीक है। और तीसरा है धारित्व, यानी कि संधारित्र कैपेसिटर जो होता है ना। पंखे पे भी कैपेसिटर लगता है, एक टीवी के सर्किट में हर जगह कैपेसिटर भी यूज़ होता है। तो एक तीसरा होता है कैपेसिटेंस धारिता C वाला कैपेसिटर, और प्रेरकत्व प्रेरण गुणांक L वाला प्रेरकत्व या प्रेरक कुंडली कह सकते हैं इसको। तो ये तीन एलिमेंट्स जो हैं इसके ही अपन सर्किट की स्टडी करेंगे, ठीक है। और बहुत आराम से करेंगे, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तुरंत पूछ लेना, क्योंकि RMS में से तो कभी कभी प्रश्न आते ही है, लेकिन इनसे ज़्यादातर प्रश्न आ जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सिंसियरली पढ़ेंगे। तो सबसे पहला परिपथ पढ़ेंगे, जब एसी परिपथ में, जब परिपथ में, कौन सा परिपथ? एसी परिपथ ही चल रहा अपना, है ना, अल्टरनेटिंग करंट वाला। जब एसी परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, शुद्ध प्रतिरोध, कोई प्रेरकत्व नहीं है, कोई संधारित्र नहीं है, केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, तो सर ये तो अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था। बिल्कुल सही। अब अपन कुछ नई नई बातें पढ़ रहे हैं, वो यहाँ थोड़ी सी नई दिखेगी। सपोज एक सर्किट है जिसमें केवल एक प्रतिरोध R है और बाकी क्या है, चालक तार से जुड़ा हुआ है ये प्रतिरोध किसी स्रोत से जुड़ा हुआ है। तो स्रोत का है ना, स्रोत का तात्क्षणिक विभव कितना होगा? तो तात्क्षणिक विभव का सूत्र अपने पढ़ ही रखा है, E = E0 sin ωt। चाहो तो ये लिख सकते हो, ये क्या है? तात्क्षणिक विभव। अब ये तात्क्षणिक विभव जो है, इसके अनुसार किसी क्षण t पर तात्क्षणिक धारा क्या आएगी? अतः ओम के नियम से, ओम के नियम से या KVL से, चाहे जिससे लो, या KVL से, धारा I बराबर होता है E/R। तो ये E का जैसे मैं मान रखता हूँ तो ये मेरे पास आता है E0/R sin ωt। तो यहाँ से क्या, अच्छा एक समीकरण तो ये हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। ये तो पहले से दे रखा है एसी के लिए, ये डायरेक्ट आपको सप्लाई मिल रही है, ठीक है। यूँ सोचना मत सोचना कि ये कहाँ से आया, ये तो होता है, आपको जान तो एसी के लिए होता है। अब धारा का मान सबके लिए अलग अलग होगा, तो केवल प्रतिरोध के लिए धारा का मान यह आता है। देखो E0/R जैसे किया जाता है तो ये धारा का अधिकतम मान हो जाता है I0, और ये हो गया आपका sin ωt। तो आपको क्या करना है, मेरी बात सुनो, जितने भी अपन स्टडी करेंगे, कौन कौन सी स्टडी करेंगे? केवल R वाली, केवल C वाली, केवल L वाली, फिर RL ले लिया, फिर LC ले लिया, फिर RC ले लिया, और फिर तीनों को ले लिया। तो ये 6 सर्किट ही हम मुख्यतः पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। ये 2 समीकरण आए, इन 2 समीकरणों से अब अपन कुछ स्पेशल निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, जो E का समीकरण आया है उसका जो फेज है, उसकी जो कला है वो है ωt, और I है उसकी कला भी क्या है? ωt, यानी दोनों समान कला में हैं। तो इनका कलांतर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि समान कला है तो कलांतर 0 हो जाएगा। तो इस सर्किट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो तीनों पॉइंट अपन लिख लेते हैं, तीनों चारों जो भी जितने पॉइंट हो वो लिख लेंगे, ठीक है। और फिर ये सर्किट खत्म, और कितना सरल सर्किट है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
है ना, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस सर्किट के लिए क्या निकलते हैं। नंबर वन ई यानी कि विद्युत वाहक बल या विभव, और आई धारा आई समान कला में है, समान कला ओमेगा टी में है। तो कलांतर शून्य, इनका जो कलांतर है डेल्टा फाई वो क्या होगा, शून्य होगा। एक चीज, कलांतर शून्य होने का मतलब ध्यान से सुनना, अर्थात दोनों ग्राफ, अब ये चीज़ बुक्स में कहीं पे भी नहीं लिखी मिलेगी। अब ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे तो इंटेलिजेंट होते हैं कि समान कला में है तो दोनों ग्राफ एक ही जगह से शुरू कर देते हैं, परंतु मेरे बच्चे थोड़े स्पेशल हैं, इसलिए मुझे विशेष ख्याल रखना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। कलांतर जीरो का मतलब ग्राफ आगे पीछे से शुरू नहीं होंगे। ये ग्राफ 0 डिग्री से शुरू हुआ 360 तक, तो ये ग्राफ भी 0 से 360 चलेगा, ठीक है। अर्थात दोनों ग्राफ मूल बिंदु से शुरू होंगे, दोनों साइन ओमेगा टी है ना, साइन ओमेगा टी, तो दोनों मूल बिंदु से, या मूल बिंदु की बजाय यूँ बोलूँ एक ही बिंदु से शुरू होंगे, एक ही बिंदु से शुरू होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, और साथ साथ चलेंगे वो। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से देखिए, ई व आई की आवृत्ति ओमेगा या एफ समान है। मतलब ये प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे भी साइन 1 ओमेगा टी है, यहाँ पे भी साइन 1 ओमेगा टी। मान लो यहाँ ऑटोमेटिकली ऐसा आ जाता तो कि साइन ओमेगा टी बाई 2, तो एक तरीके से उसकी आवृत्ति ओमेगा बाई 2 हो जाती, आवृत्ति आधी हो जाती। सपोज यहाँ पे ऐसा आता तो आई बराबर आई नॉट साइन 5 ओमेगा टी, तो इसकी आवृत्ति 5 गुना हो जाती। परंतु यहाँ पे भी ओमेगा टी, यहाँ पे भी ओमेगा टी, मतलब दोनों की आवृत्तियाँ समान है, और आवृत्ति का मतलब होता है 2 पाई एफ। तो ये कोणीय आवृत्ति या फिर आवृत्ति एफ जो है वो समान है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अर्थात 1/f बराबर आवर्तकाल भी समान होगा। अब आवर्तकाल समान होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये निकलता है कि जिससे ग्राफ का एक साइकिल समान समय अंतराल में खत्म होगा, समान समय अंतराल में खत्म होगा। अब प्यारे बच्चों ये वो 2 पॉइंट जो हैं ये बहुत घातक है, बहुत अच्छे पॉइंट है, ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे जो हैं केवल रट लेते हैं, इस चीज़ को ढंग से समझते नहीं हैं। अब मैं आपको अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को समझिए प्यारे बच्चों कि सपोज ये है वाई अक्ष और ये है आपका एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पे ले लिया मैंने समय टी, और वाई अक्ष पे मैं एक तो ले लेता हूँ विद्युत वाहक बल या विभवांतर V ले लेता हूँ, या E ले लेता हूँ, विभवांतर E है। तो ध्यान से सुनना, साइन थीटा का ग्राफ आपको पता ही है, इस प्रकार से चलता है। सुनना, अगर ये साइन थीटा का ग्राफ इसमें ऐसा आ रहा है तो धारा का ग्राफ भी साइन थीटा का ग्राफ है, और चूंकि इनका कलांतर 0 है, इसके कारण धारा का ग्राफ भी t बराबर 0 पर मूल बिंदु से शुरू होगा, यानी कि ये जहाँ से शुरुआत ये भी यहीं से शुरू होगा। दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि धारा का मान जो है वो ऐसे खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे क्यों नहीं, ध्यान से सुनना कि इसका पूरा चक्र खत्म होने में मान लो कैपिटल T समय लग रहा है, किसको, E वाले को, आधा चक्र पूरा चक्र, है ना। तो इसकी आवृत्ति भी समान है, यानी कि इसका आवर्तकाल भी समान है, यानी कि इसका भी एक चक्र पूरा इतने समय में पूरा होगा। हाँ, आप ये जरूर देख सकते हो कि E का जो उच्चिष्ट मान जो आ रहा है, टॉपेस्ट वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू जो आ रही है, हाईएस्ट वैल्यू, वो है E0, है कि नहीं। जबकि I की जो वैल्यू आती है वो आती है E0/R। अब जैसे R का मान 2 है तो I की हाईएस्ट वैल्यू E0/2 पे चली जाएगी। R की वैल्यू मान लो 3 ओम है तो I की वैल्यू E0/3 पे चली जाएगी। तो R के जैसे जैसे ज़्यादा मान होंगे I0 यानी कि ग्राफ ऊंचाई में थोड़ा कम आता जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ E0/R, ये आपका I0 है, तो I बटा में R आ गया ना, तो मान थोड़ा कम पड़ गया I0 का, तो ग्राफ का ऊंचाई जो है वो थोड़ी भली कम हो जाएगी, लेकिन चालू वहीं से होगा, यानी कि कलांतर 0 है। दूसरा,
ख़त्म भी यहीं इतनी साइकिल पे होगा। यूँ नहीं कि छोटा है तो फिर ये छोटा सा ग्राफ बना दिया, ना 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 ना, ख़त्म यहीं पे लाके करना है। तो इस प्रकार से ये चलेगा आपका I नॉट वाला। और ये तो मैंने ले लिया R का मान 1 से अधिक के लिए। मान लो R का मान 1 ओम होता तो भाई E नॉट में 1 का भाग दूंगा तो ग्राफ ये I वाला भी सेम टू सेम ब्लू लाइन के ऊपर आता एज इट इज़। और मान लो R का मान 0.5 ओम होता तो बटा में 0.5 आता तो ये 2 E नॉट हो जाता। तब उस समय ग्राफ जो है वो थोड़ा ऊपर से आता, E नॉट के भी ऊपर से आता I नॉट। परंतु जनरली अपन ऐसी जैसी भारी चीज़ बढ़ रहे हैं तो आधा ओम तो क्या प्रतिरोध लेते हैं अपन जनरली, है ना, बहुत अच्छे बड़े बड़े प्रतिरोध लेते हैं। तो ये एक जनरल फॉर्मूला मानते हुए कर रहे हैं कि बटा में R आ रहा है तो मान कम होगा। बाकी ऐसा जरूरी नहीं कि बटा में आने पर कम ही होता है। R का मान 0.1 लोगे तो ये 10 E नॉट हो जाएगा, I और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा और ज़्यादा नीचे भी चला जाएगा। तो हर चीज़ समझ में आई। ये यहीं पे शुरू होगा, इसी जगह वापस जीरो होगा, क्योंकि इसका आधा चक्र तो इसका भी आधा चक्र, इसका पूरा चक्र तो इसका भी पूरा चक्र। इसका पीक पॉइंट आया यानी कि 1/4 चक्र पाव चक्र, तो इसका भी पाव चक्र। बस इतना सा ही, इसका पीक पॉइंट उससे मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है वेव डायग्राम। तो पॉइंट नंबर 2 के बाद 3rd नंबर पे अपन हेडिंग डालेंगे वेव डायग्राम। क्या बनाएंगे अपन? वेव डायग्राम। ठीक है, तरंग चित्र। ये तरंग चित्र हो गया एक तरीके से। अच्छा लगा, समझ में आया? अच्छा लगा मतलब यूँ नहीं कि हाँ टेस्टी नमक मिर्च वाला मज़ा आ गया ना। अच्छा लगा मतलब ये कि सब चीज़ें अब चीज़ क्लियर हो रही कि नहीं हो रही आपको? ठीक है, वेव डायग्राम के बाद अपन पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। इसको अपन कहते हैं फेजर डायग्राम। क्या कहते हैं? चौथे नंबर को कहते हैं फेजर डायग्राम। फेजर यानी कि कला चित्र, फेजर डायग्राम। तो कला चित्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि सपोज करिए ये आपका कला कोण 0 डिग्री है, फाई आपका जो है इनिशियल कोण वो 0 डिग्री है। खैर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी एक लाइन में ले लेता हूँ कि मान लो आपका ई इस दिशा में है, ई की कला किसी क्षण पे ये वाली है, प्रारंभिक कला मान लो 0 है, तो आई भी उसी कला में रहता है, समान कला में रहता है, तो कलांतर 0 है, इसलिए आई किधर जाएगा? तो जिस दिशा में आपका ई गया है उसी दिशा में आपका आई जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के ऊपर मैं एक एरो बना रहा हूँ और इसको थोड़ा मोटा बना रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि हाँ ये एरो दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि कलांतर फेजर डायग्राम यानी कि कला चित्र। कला यानी कि ये आर्ट वाला कला नहीं, फेज वाला कला। ये है कलांतर डेल्टा फाई बराबर 0। समान कला में होने से कला का अंतर 0 आता है। तो ये पढ़ा अपन ने फेजर डायग्राम। ठीक है, समझ में तो आ रहा ना आपको? हाँ, आगे बढ़ते हैं। इन 2 पॉइंट्स के हिसाब से अपन ने 2 डायग्राम बनाया, तो इसी का अपन ने एक प्रतिरूपण लिया, ग्राफी रूपण लिया। अब तीसरा पॉइंट ध्यान से देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो आई नोट का मान आया था, प्यारे प्यारे बच्चों सुनना अच्छे से, आई नोट का जो मान आया था तीसरा पॉइंट कि आई नोट बराबर है ई नोट बटा आर एंड इट इज़ कॉन्स्टेंट। आई नोट का मान देख सकते हो आप, आर एक फिक्स ओम होगा, 10 ओम 15 ओम जो भी होगा फिक्स वैल्यू होगी, ई नोट भी फिक्स मान होगा, उच्चिष्ट मान। फिर ई का मान तात्क्षणिक मान घटता बढ़ता रहेगा, वो एक अलग बात है। तो आई का भी उच्चिष्ट मान फिक्स आएगा, तो ये पूरा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो लिख सकते हैं कि धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, खिशर नहीं शिखर खी पहले लिख दिया ना, शिखर मान, धारा का शिखर मान आवृत्ति एसी की आवृत्ति एफ पर, एसी की आवृत्ति एफ पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि धारा का जो भी मान आएगा आई नोट का, कौन सी धारा? धारा नहीं, शिखर धारा। तो आई नोट का जो भी मान आएगा वो एक फिक्स वैल्यू होगी, वो समय के साथ कभी नहीं बदलेगा। हैं सर, अभी तो हमने देखा धारा ऐसे कम और ज़्यादा हो रही थी, धारा कम या ज़्यादा हो रही, धारा का जो पीक वैल्यू आई, पीक वैल्यू वो फिक्स होगी, पीक वैल्यू फिक्स होगी, पीक वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं होगी। पीक वैल्यू कम या ज़्यादा होने का मतलब ये, ध्यान से सुनना, इधर देखना, 2 मिनट रुक जाओ, कि ये धारा आई फिर कम पड़ गई, फिर धारा बढ़ गई। देखो ये पीक मान यहाँ था, पीक मान थोड़ा कम बढ़ गया, पीक मान बढ़ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। पीक मान एक जैसा रहेगा, पीक मान मतलब शिखर मान एक जैसा रहेगा। ठीक है, नियत रहेगा, चाहे 50 हर्ट्ज की धारा हो चाहे 60 हर्ट्ज की धारा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें ओमेगा आ ही नहीं रहा है, देखो ना कहाँ आ रहा है ओमेगा हो तो 2/f लगाएं। तो ये पढ़ा अपन ने तीसरा। और चौथा लास्ट पॉइंट, जो प्रतिरोध आर है, इसका जो एलिमेंट है, एसी का एलिमेंट, फर्स्ट सर्किट में प्रतिरोध आर एसी, प्रतिरोध आर
AC व DC के लिए समान व्यवहार करता है। ओम नियम से उधर देखो चाहे इधर देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ा, E/R बराबर I आता था, ठीक है, समान व्यवहार करता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े और इसी प्रकार से ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को लमसम सब में पढ़ने हैं। और अब अपन आ जाते हैं दूसरे, यानी कि यदि प्रेरकत्व में क्या, यदि परिपथ में, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व जुड़ा हो, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब थोड़ा सा आनंद आने वाला है आपको, ठीक है, देखना अच्छे से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी चीज़ समझा देता हूँ, ये यहाँ इसमें नहीं लिखनी, अब मैं कुछ अलग चीज़ बता रहा हूँ, सुनना अच्छे से। वीडियो तो चालू है ना, ओके, सुनिएगा प्यारे बच्चों, इसको छोड़ो और लिखना मत, सिर्फ देखना। एक बात बताओ, साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है? सर हम बताएं आपको, साइन थीटा का ग्राफ जो होता है वो 0 से चालू होके ऐसे चलता है। वेरी गुड। कोस थीटा का ग्राफ कैसा होता है? जो बच्चे भूल गए हैं उनको तो बहुत बड़ा शाबाश है, तो ऐसे कैसे भूल गए, तुम 11th रिवाइज करके आओ। तो ध्यान से देखो, ये पूरा चक्र 360 डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री होता है, और इसका भी आधा ये 90 डिग्री होता है। तो साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है 90 तक में, फिर 90 से आगे जाए तो वापस घटता है। जबकि कोस 0 का वैल्यू 1 होती है, और फिर कोस 90 तक आते आते ये वैल्यू 0 हो जाती है, कोस 90 का मान 0 होता है, जबकि कोस 0 का मान 1 होता है। तो इसका ग्राफ जो होता है वो थोड़ा ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है? ये इसका 180 डिग्री है, जबकि कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, कोस 0 की वैल्यू +1 होती है, कोस 90 का मान 0 डिग्री होता है, सॉरी कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, और ये वापस 360 डिग्री आ गया, ये 270 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कोस का ग्राफ देख रहे हो आप, और ये साइन थीटा का ग्राफ देख रहे हो। सुनना, मैं कुछ अच्छी बात बताने वाला हूँ, है ना। एक बात बताओ, इस दोनों में से कलांतर कितना है? हैं सर, कलांतर का मतलब कोण का अंतर कितना है? ध्यान से सुनना, ये 0 से शुरू हुआ है, जबकि ये पहले से 1 से शुरू हुआ है। सुनना अच्छे से, ये बेचारा जन्मते ही गरीब आदमी, जन्म लेने के बाद 90 डिग्री तक तो ये धीरे धीरे 1 तक पहुंचेगा, जबकि ये डायरेक्ट 1 पे बैठा हुआ है, जन्मते ही 0 पे 1 पे बैठा हुआ है। और ये 1 पे कब आया? 90 डिग्री के बाद आया। तो साइन थीटा कोस थीटा से 90 डिग्री के कला कोण से पीछे चलता है। साइन थीटा और कोस थीटा का कलांतर कितना होता है? 90 डिग्री। कैसे? ध्यान से सुनो कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोस थीटा होता है। या फिर वो वाली चीज़ तो आपने अच्छे से पढ़ी रखी होगी कि कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है? तो ये होता है साइन थीटा। तो एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब इसकी कला और इसकी कला का एक अंतर है, और वही अपन कलांतर बोल रहे हैं। तो वो कलांतर कैसे निकालेंगे मैं आपको पहले सिखा देता हूँ कि ध्यान से सुनना। ये 0 से शुरू हुआ और 90 डिग्री पे जाके फिर 1 आया। उसके बाद ये ग्राफ देखो, ये ऐसा नीचे उतरने वाला हुआ, पहाड़ से एंजॉय करते हुए नीचे उतरने वाला हुआ, जबकि ये तो शुरुआत से ऐसा एंजॉय करने वाला हो गया, नीचे उतरने वाला हो गया। तो ये तो पहले से चल रहा है और ये 90 डिग्री के बाद आया, यानी ये लेट है, ये पीछे चल रहा है। तो साइन थीटा कोस थीटा से 90 डिग्री पीछे होता है कलांतर पे। ये याद हो जाएगा अच्छे से, श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा के बाद एक ग्राफ पढ़ते हैं अपन माइनस साइन थीटा। तो बताओ माइनस साइन थीटा का ग्राफ कैसा होगा? हैं सर, साइन थीटा ग्राफ ऐसे पॉजिटिव में जा रहा है तो माइनस साइन थीटा ग्राफ नेगेटिव में चला जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बताओ अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव में गया तो नेगेटिव वाला किधर जाएगा? तो माइनस वाला और भी माइनस में जाएगा, मतलब माइनस का माइनस प्लस में चला जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक बात बताओ, इसका और इसका कलांतर कितना होता है? तो आप देखोगे प्यारे बच्चों कि ये अभी शिखर पे है, शिखर से उतर के फिर 0 पे हुआ, जब 0 पे हुआ तब जाके 90 डिग्री तक पहुंच गया। उसके बाद ज़मीन से गड्ढे में फिर जाएगा ये, जबकि ये तो शुरुआत ही इसकी गड्ढे में जाने जैसी हो रही है। यानी कि इसको गड्ढे में जाना है तो पहले पहाड़ से नीचे उतरना जरूरी, यानी कि एक तरीके से 90 डिग्री के बाद ये कैसा होगा? 90 डिग्री के बाद ये ऐसा होगा। देखो 90 डिग्री तक आगे बढ़ने के बाद ये ऐसा होगा जैसे कि माइनस साइन थीटा का ग्राफ चल रहा है, यानी कि ये बाद में पहुंचेगा।
तो 90 डिग्री से ये आगे है और वो 90 डिग्री से पीछे है, तो फिर इन दोनों का कलांतर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अरे ये समझ में आया? समझ में आया? ये मान लो 100 है तो ये 190 है क्योंकि ये 90 से आगे है, और इससे भी 90 से आगे ये है, तो ये टोटल इससे कितना आगे हो गया? 180 से आगे हो गया। बात समझ में आ रही है अच्छे से? श्योर? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो ये देख सकते हैं ना अपन कलांतर कैसे निकालते जो। चलिए तो अपन ग्राफ से देखेंगे डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट आपको ग्राफ बनवाऊंगा, ठीक है? हाँ, तो हमारी बात ये हो रही थी कि जब परिपथ में केवल और केवल क्या जुड़ा हो? एक प्रेरकत्व जुड़ा हो। तो इस प्रकार से एक प्रेरकत्व L जुड़ा हुआ है और इससे एक AC स्रोत जुड़ा हुआ है। स्रोत का तात्क्षणिक विभव कितना होगा? तात्क्षणिक विभवांतर कितना होगा? तो स्रोत का तात्क्षणिक विभवांतर जो होगा वो हो जाएगा E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। सुनना, जैसे ही 2 मिनट के लिए ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, वो बाद में बदलेगा। तो धारा इधर जाने लगी थी, इसने क्या किया? विपरीत दिशा में विरोध किया। जैसे ही धारा बहने लगी इसने किया विरोध, तो विरोध करने के कारण इस पे क्या प्रेरित हो गया? एक विद्युत वाहक बल माइनस वाला E, है कि नहीं? मतलब एक विपरीत दिशा में E प्रेरित हो गया। तो बताओ KVL से मैं क्या सोल्व कर सकता हूँ? किरचॉफ वोल्टेज लॉ से मैं लिख सकता हूँ कैपिटल E इसका है और स्मॉल e इसका प्रेरित हुआ है, ये दोनों मिलके पूरे लूप में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोई प्रतिरोध आर नहीं है कि धारा I बहाऊँ और E प्लस E माइनस आई आर, I में बह ही नहीं रही है, अभी जस्ट शुरुआत हो रही है। अब I कितना बहेगी, ये जबरदस्ती कितना बहेगा, वो अभी अपन निकालने वाले हैं। अब निकाले कैसे वो मैं सिखा रहा हूँ। आर होता तो E बाई आर कर देता। अब यहाँ से देखना धारा कैसे निकलती है। तो E का जो मान होता है लेंज नियम से, लेंज और फेराडे के नियम से, हमने क्या पढ़ा था? लेंज व फेराडे के नियम से, फेराडे नियम से E प्रेरक विद्युत वाहक बल का सूत्र पढ़ा था माइनस L ऑफ डी आई बाई डी टी। अब ये माइनस मैंने यहाँ क्यों नहीं लगाया? समझ में आ जाना चाहिए कि इधर से प्लस ही था तो ये विपरीत दिशा वाला माइनस ही क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप चाहो तो पहले ही लिख लो, चाहो तो ये सोच के लिखो कि E का मान वैसे भी माइनस में जो होता है वो अब यहाँ आ जाएगा। तो ये देखो E माइनस L डी आई बाई डी टी बराबर कितना हो गया प्यारा बच्चों? 0 हो गया है। तो परिपथ में किसी क्षण में बहने वाली धारा तात्क्षणिक विभवांतर से कैसे निकली जाती है? यहाँ से समाकलन करके तात्क्षणिक धारा I निकाली जाएगी। पक्षांतर करके इसको इधर भेजूं तो आप देखना माइनस वाला उधर जाएगा, ये हो जाएगा E L डी आई बाई डी टी। तो आप देखो वज्र गुणा से डी टी उधर हो जाएगा, E डी टी बराबर हो जाएगा L डी आई। अब ये मैं ब्रैकेट में इसलिए ले रहा हूँ कि अब मैं इधर इसका समाकलन सॉल्व करने वाला हूँ, इसलिए मैंने एक बार उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, थोड़ा समझने वाला है, देखना अच्छे से। नाउ ध्यान से सुनना कि I डी टी सॉरी L डी आई का समाकलन हो रहा है E डी टी से। तो L डी आई में L जो होता है प्रेरकत्व वो एक नियत राशि होती है, जैसे कि प्रतिरोध R फिक्स होता है वैसे प्रेरकत्व L फिक्स है। 2 हेनरी 5 हेनरी की कॉइल लगाई होगी, कुंडली लगाई होगी। ये इधर तो है मेरा डी आई, इधर E डी टी है। तो क्या करूँ? E की तरह इसको ही बाहर ले लूँ क्या? ले लो सर, मर्जी से नहीं। अरे E का मान देखो नियत नहीं है, ये है, ये समय पर निर्भर है। ओके सर, तो ये आ जाएगा E0 साइन ओमेगा टी डी टी। मेरे प्यारे बच्चों अब समाकलन होगा, E0 कांस्टेंट इसलिए मैंने पहली बार ले लिया। अब ध्यान से सुनिएगा अच्छे से कि साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होगा। अच्छा डी आई का समाकलन तो क्या हो जाएगा? एल आई। ओके, आई समाकलन हो जाएगा E0 साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है? भूल गए इतना जल्दी? साइन का समाकलन होता है माइनस कोस ओमेगा टी बटा ओमेगा। मेरे प्यारे बच्चों सुनना, मेरे पास तात्क्षणिक विभवांतर आ गया था। अब तात्क्षणिक धारा कैसी आ रही जो सुनने वाला है, अच्छे से सुनना। तो मेरे पास आई है ना, इसके बाद मैं मिटा के लिख रहा हूँ, आपको यही लिखना है पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ तात्क्षणिक धारा। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, इस तात्क्षणिक विभवांतर पर एक अच्छा सा बॉक्स बना देना और फिर तात्क्षणिक धारा I पे भी एक अच्छा बॉक्स बनेगा। ध्यान से देखिएगा, E0 बटा ये ओमेगा है और ये L जो है वो पक्षांतर करके सॉरी वज्र गुणा से नीचे लिया था, ओमेगा L इंटू माइनस का कोस ओमेगा टी। ये मेरा समीकरण नंबर 2 बन गया है, परंतु मैं समीकरण नंबर 2 फिर से बनाऊंगा,
कारण है, मैं बताता हूँ क्या कारण है, जो सुनना। प्यारे प्यारे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली एक तो लिख रहे हैं ई का सूत्र, एक लिख रहे हैं आई का सूत्र। पिछली बार तो आई का ओम नियम से ई बाई आर डायरेक्ट ही आ गया, कुछ नहीं किया, आर का भाग दिया, लेकिन यहाँ आई निकालना पड़ा, क्योंकि भले ही आपके पास ई है लेकिन आई बहने नहीं देता वो, तो वो विरोध करेगा और किसी क्षण पर धारा कितनी होगी, तो अपने को इस समाकलन विधि से ये निकाल ली। ये निकाले तो अपन को इसमें 2-3 बातें ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो फेज दिख रहा है वो दिख रहा है ओमेगा टी, तो इसका भी फेज दिख रहा है ओमेगा टी, तो फेज दोनों का सेम है क्या? आपको ऐसा लग सकता है कि दोनों का जो कला है वो समान है, दोनों की ओमेगा टी एंड ओमेगा टी है, नहीं है। कारण ये तो है साइन ओमेगा टी और ये है माइनस कोस ओमेगा टी, तो आपको यहाँ पर दोनों को साइन में लाना होगा, ये आवश्यक है। तो सुनिए, कोस थीटा को साइन में बदलने का तरीका क्या है कि कोस साइन 90 माइनस थीटा होता है, वो होता है कोस थीटा होता है कि नहीं? तो ध्यान से देखना अच्छे से प्यारे प्यारे बच्चों, ये माइनस बाहर है, एक बार तो उसको मैं बाहर ही रहने देता हूँ, और कोस ओमेगा टी की जगह लिख रहा हूँ साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। हेलो बच्चों, समझ में आया ये मैंने क्या किया? हाँ बोलो, क्या किया? साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है, और ये वाला माइनस तो पहले से लगा हुआ था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। कैसे लिखा? चूँकि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा, तो मैंने कोस थीटा को साइन थीटा में बदलना चाहा। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ध्यान से देखना। जैसे ये माइनस अंदर भेजूंगा या फिर इसमें से माइनस कॉमन लाऊंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आई बराबर क्या हो जाएगा, E0/ओमेगा L इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/2। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये जो मेरे पास समीकरण आया है इसको मैं फिर से 2 नंबर डालूंगा या 2 नंबर डैश डाल दूंगा। ये है एक ही चीज़ है, लेकिन मुझे समझाना है इसकी कला कितनी है, ओमेगा टी, जबकि इसकी कला कितनी है, अब दोनों साइन साइन है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है ना। इसकी कला कितनी है, ओमेगा टी माइनस π/2। तो बताओ पीछे कौन हुआ? एक के पास तो हो 1 करोड़ रुपए और एक के पास हो 1 करोड़ माइनस 5 लाख, यानी 95 लाख ही हो। तो कम रुपए किसके पास हुए? 95 लाख के पास। कितने कम हुए कि 1 करोड़ में से कितना कम किया, 5 लाख, तो 5 लाख रुपए इसके पास कम है। ठीक उसी प्रकार से इसके पास कितनी है कला, ओमेगा टी, जबकि इसके पास कला कितनी है, ओमेगा टी माइनस π/2। इसका मतलब इसके पास कला क्या है, कम है, और कला का अंतर में ये पीछे है, तो कला का अंतर है कितना, तो इसमें से ये घटा दो। जैसे कि एक के पास 1 करोड़ है, मेरे पास 95 लाख है, तो अंतर कितना आया, 1 करोड़ में से 95 लाख माइनस कर दो, तो ओमेगा टी में से ओमेगा टी माइनस π/2 को माइनस किया तो ओमेगा टी से तो कट जाएगा, और ये माइनस करने से ये प्लस हो जाएगा, तो π/2 से आई जो है वो पीछे है। तो ये चीज़ मैंने कितना सरल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो एक काम करते हैं, अब अपन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा आपको, आर वाला बहुत ज़्यादा ईजी था, ये थोड़ा सा एक कदम आगे है। तो हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नंबर 1, ई व आई में कलांतर π/2 है। ओहो, अब समझ में आ रहा है, एक की ओमेगा टी है, एक की ओमेगा टी माइनस π/2 है, तो इनके कला का अंतर लाओ, ओमेगा टी माइनस इनको घटाओ तो ये आ जाएगा, एक चीज। दूसरा, तथा ई आगे है आई से, ई आगे है 90 डिग्री के कोण से, किससे, धारा से आगे है। कितना आगे है, 90 डिग्री कोण से आगे है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था जरा बताओ तो? एक तो ये था कि कलांतर हो गया, दूसरा आवृत्ति की बात करूं मैं, तो आवृत्ति की बात करूं, आवृत्ति ओमेगा या एफ दोनों में समान है, यानी कि आवर्तकाल तो इनका क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, इन दो बातों से आप कौन से ग्राफ बनाओगे? सबसे पहले बनाओगे वेव डायग्राम और फिर बनाओगे आप फेजर डायग्राम। चलो नंबर 3 पे वेव डायग्राम बना देते हैं। वेव डायग्राम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से। ई साइन थीटा वाला था, कहाँ से शुरू होगा प्यारे बच्चों, कहाँ से शुरू होगा? एक मैंने बहुत बड़ी गलती ये कर दी, ई के लिए मैंने पिछली बार ब्लू लाइन यूज़ कर लिया। आप एक काम करो प्यारे बच्चों,
एक कलर फिक्स कर दो किसी के लिए। तो मैंने पहले गलती ये कर दी, फेजर डायग्राम में तो ब्लू पेन से धारा आई बनाई थी, है ना, और ब्लैक पेन से ई बनाया था फेजर डायग्राम में, और वेव डायग्राम में मैंने ई ब्लू से बना दिया। तो अब मैं काम करता हूँ ई के लिए ब्लैक फिक्स रखता हूँ, धारा के लिए ब्लू फिक्स रखता हूँ, ठीक है। सुनना, ई का जो समीकरण है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो ये साइन थीटा वाला ग्राफ आ जाएगा, ये देख सकते हो। ई का जो समीकरण है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी है। एक चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा, आई का जो सूत्र है वो क्या है, आई नॉट माइनस का कोस ओमेगा टी है। कैसा है, माइनस का कोस ओमेगा टी है। अच्छा, मैंने 3 ग्राफ इस बनवाए थे, मैं एक बार फटाफट से आपका रिवीजन चाहता हूँ, ध्यान से देखना। ये ग्राफ किसका था, साइन थीटा का, और ये 1 से शुरू होने वाला किसका था, कॉस थीटा का था, और 0 से शुरू होने वाला साइन का, 1 से शुरू होने वाला कॉस का। ध्यान रखना, ये साइन का और ये कॉस का। बताओ, 0 से शुरू हो रहा है लेकिन उल्टा चल रहा है, पहले पॉजिटिव में नहीं, पहले नेगेटिव में जा रहा है, तो ये किसका था, माइनस साइन थीटा का। और ये सेम टू सेम लेकिन माइनस में शुरू हो है, शुरुआत माइनस से हो लेकिन 1 से हो, माइनस 1 से, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, माइनस कोस थीटा का। तो समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखो, 2 डैश को नहीं, 2 को देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैंने 2 और 2 डैश दोनों लिखे, ताकि 2 डैश से आपको डायरेक्ट पता पड़ जाएगी कलांतर π/2 है, और समीकरण 2 से आपको ग्राफ पता पड़ जाए। तो समीकरण नंबर 2 ये था कि आई इज इक्वल टू ई नॉट बटा ओमेगा एल इंटू माइनस का कोस ओमेगा टी, यही था ना। तो माइनस का कोस ओमेगा टी मतलब ग्राफ ऐसा चलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, सुनिएगा। आई वाला ग्राफ कैसा आ रहेगा कि 90 डिग्री पे तो 0 है, कोस का ग्राफ ऐसा चलता है ना, 90 डिग्री पे तो 0 है और 0 डिग्री पे -1 है, ये आई नॉट है। और आई नॉट का मतलब होता है प्यारे बच्चों ई नॉट बटा ओमेगा एल, और इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा और ये आगे चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सोचने वाली बात है, प्लीज़ 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 आप गलती से ग्राफ गलत मत बनाना, अच्छे से देखना। जब ये 0 है तो ये माइनस आई नॉट तक जाएगा, और जब ये 1 है तब ये 0 पे आ जाएगा, देखना अच्छे से। ये 1 पे है तो ये 0 पे आ जाएगा, ये 0 पे है तो ये -1 पे रहेगा। फिर जब ये 0 पे है काला वाला, तब ये हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा। एक एक चीज़ मैच करना आवश्यक है। और जब ये 0 पे है तब देखो ये माइनस में मैक्सिमम पे रहेगा, और जब ये वाला 0 है तब ये माइनस में मैक्सिमम रहेगा। एक एक चीज़ मेजर कर लेना, अच्छे से मेजर करना, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये पढ़ा अपन ने तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या था, देखो उसमें वेव डायग्राम के बाद चौथा क्या था आपका, भूल गए इतना जल्दी, फेजर डायग्राम। तो चौथा पॉइंट है आपका फेजर डायग्राम, कला चित्र, फेजर डायग्राम। 5 पॉइंट पढ़े थे, एक कला के लिए, एक आवृत्ति के लिए, दूसरा वेव डायग्राम, तीसरा वेव डायग्राम, चौथा फेजर डायग्राम, और 5वां जो था वो उसमें एलिमेंट प्रतिरोध के बारे में था। तो इसमें एलिमेंट प्रेरकत्व या जो भी है इसके बारे में कुछ बातचीत होगी। खैर, फेजर डायग्राम कैसा होगा, तो सोचने वाली बात है प्यारे बच्चों। एक बात बताओ, आपको क्या बोला गया कि ई जो है वो आई से π/2 कला कोण से आगे है, यानी कि सुनना, मान लो कि धारा यहाँ है, धारा हमेशा आप x अक्ष पे ही बनाएंगे, ये चीज़ पहले से फिक्स कर लेना भैया। धारा जो बनाएंगे वो x अक्ष पे बनाएंगे। बताओ, इससे आगे किधर, 90 डिग्री किधर हुआ, तो सर आई से 90 डिग्री ऊपर हुआ। कुछ बच्चे कहेंगे 1 मिनट सर, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, 90 डिग्री पे नीचे भी तो हो सकता है। तो एक बात बताओ, जल्दी से बात बताओ, कोण धनात्मक किधर और ऋणात्मक किधर लेते हैं? तो धनात्मक कोण लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में धनात्मक कोण लेते हैं, और घड़ी की विपरीत दिशा में ऋणात्मक कोण लेते हैं। तो ये प्लस π/2 से आगे है, π/2 से आगे है मतलब ये ज़्यादा है, तो ये π/2 इधर चलना पड़ेगा अपने को। π/2 से आगे है कौन, ई, विभवांतर ई जो है। तो मैं काम करता हूँ, इस विभवांतर प्रेरकत्व वाले के लिए मैं VL लिखता हूँ। अब ये VL का मतलब क्या हो गया है, प्रेरकत्व परिपथ में विभवांतर। जो अपन ई कह रहे थे उसको मैंने अभी फिलहाल प्यार से VL कह दिया है, नाराज नहीं होने का, है ना। राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी है और प्यार से उसको पप्पू बोल देते हैं, वैसे इसका नाम VL रख दिया है, ठीक है। प्रेरकत्व परिपथ में विभवांतर है, जो अपन ई देख रहे थे। अब कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए कि ई और आई सेम आता है कि नहीं आता है। अब उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हमने आई तो आई रखा लेकिन VL कर दिया ई को, और ये आगे होता है।
ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खैर एक बात पूछ रहा हूँ, अगर आपको अब ये याद रखेगा VL, L मतलब आगे, ऐसे याद रखो, VL, L मतलब आगे। सुनना सुनना सुनना, ये आगे है। अगर किसी जगह बुक में या एग्जाम में भी गलती से भी VL यहाँ छाप दे तो बताओ I कहाँ होगा? कुछ बच्चे तो ऐसे बेवकूफ़ होते हैं, अच्छा सर VL ने I की जगह ले ली तो I जो है वो V की जगह ले लेगा। वाह, ये लो धारा को आगे कर दिया। ना 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 ना, ध्यान से देखो, ये धारा आसमानी ब्लू वाली और ये E ब्लैक वाला, अगर ऐसे धारा है तो ये VL है। अगर VL एक्स एक्सिस पे चला जाएगा तो ये इससे पीछे यानी कि -y एक्स पे जाएगी। तो आप समझ जाओगे क्या इस चीज़ को? आप थोड़ा टेढ़ा होके देख लेना कि अगर इसको मैं यूं घुमा दूं तो ये नीचे आ जाएगा, ये I वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा। देख सकते हो, ये क्लॉकवाइज है तो पीछे, एंटी क्लॉकवाइज है तो वो आगे। एक एक चीज़ क्लियर हो रही है आपको फेजर डायग्राम में? पक्का? श्योर? चलिए, तो ये हो गया अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5, ध्यान से देखिए, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, शिखर मान क्या था भैया? शिखर मान देखिए I0 बराबर जो था वो था E0 बट्टा ओमेगा L। मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ओम के नियम से तो विभव बट्टा कुछ प्रतिरोध आए तब जाके धारा होनी चाहिए। तो ये ओमेगा L जो है ये एक प्रकार का कोई प्रतिरोध जैसा होना चाहिए। तो यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, E0 बट्टा XL लिखेंगे, जहाँ XL प्रेरकीय प्रतिघात है, प्रेरकीय प्रतिघात है, एक नया नाम है। जैसे कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है तो ये प्रेरकीय प्रतिरोध है, लेकिन उसको प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं, ठीक है, प्रतिरोध नहीं कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस नहीं, रिएक्टेंस, ठीक है। और आप चाहो तो इसे लिख सकते हो कि I बराबर V बटा R के हिसाब से XL जो है वो प्रतिरोध की भांति है। आप चाहो तो इसे पूरे शब्दों में लिख सकते हो, I बराबर V बटा R की तुलना से XL एक प्रकार का प्रतिरोध ही है। तो इस प्रतिरोधी तो है, धारा बहने दे ही नहीं रहा है, धारा बहे ये कह रहा नहीं मत बहा, उल्टी दिशा में बहेगी, इधर भी मत बहा, कम करे तो मत कर, ये तो प्रतिरोध हुआ ना भाई। तो एक प्रतिरोध का प्रकार मतलब इस प्रकार से प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। और बहुत अच्छे से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 तो अभी चल ही रहा है लेकिन इसमें मैं अभी डिस्कस ये करना चाह रहा था कि XL का मान जो आया है वो आया है ओमेगा L। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πfL। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6 क्या है कि प्रतिरोध R का मान था नियत 10 ओम है तो वो 10 ओम ही है भैया, थोड़ी ना 50 ओम हो जाएगा। लेकिन ये मान लो 20 ओम है इसकी 50 हर्ट्ज पे, अगर मैं इसको 100 हर्ट्ज कर देता हूँ तो ये फिर 40 ओम हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा ध्यान से सुनना, उच्च आवृत्ति पर XL का मान अधिक होगा क्योंकि XL समानुपाती है F के। सुनना एक एक चीज़ अच्छे से। दूसरा, तो कम आवृत्ति पे क्या होगा? कम आवृत्ति पे इसका प्रतिरोध जो है प्रतिघात XL वो बहुत कम होगा। एंड DC धारा के लिए, DC धारा में कोई आवृत्ति नहीं होती, एक जैसी कांस्टेंट चलती है। तो DC जिसकी आवृत्ति क्या होती है 0 का XL भी 0 होता है। उसका कारण क्या है? DC का कारण यह है कि धारा में परिवर्तन होता ही नहीं है। जब धारा में परिवर्तन है ही नहीं तो वो कुंडली एक सिंपल तार की तरह होती, कोई विरोध करती ही नहीं है, कोई प्रतिरोध ही नहीं है। तो जब DC का FL 0 होता है तो XL भी क्या होता है? 0 होता है। अब प्रतिघात आवृत्ति पर कैसे निर्भर कर रहा है तो ध्यान से देखेंगे कि F आवृत्ति के लिए XL का मान 0 आवृत्ति पे 0 और ये समानुपाती वाला ग्राफ आता है। अच्छा एक बात सुनो, F भी हो सकता है या प्रेरकत्व L भी हो सकता है, या आपकी आवृत्ति कोणीय आवृत्ति ओमेगा भी हो सकती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरी बात सुनो, इसको क्या बोलेंगे कि कम आवृत्ति की धारा को ये जाने देता है, DC जैसे को तो तुरंत जाने देता है, लेकिन उच्च आवृत्ति की धारा को जाने नहीं देता है। तो लो पास फिल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
लो पास फिल्टर बोलते हैं। तो आपने क्या लिखा अभी अभी उच्च आवृत्ति पर x का मान अधिक होगा, तो इसको आगे मेरे को कंटिन्यू करना था पर मैंने लिखा, मैं आगे ग्राफ में घुस गया, तो लिखेंगे आगे पॉइंट नंबर 7 बना के लिख सकते हैं, चूंकि उच्च आवृत्ति पर XL बहुत अधिक होगा, ये प्रतिरोध बढ़ गया तो परिपथ में धारा बहने नहीं देगा, उच्च आवृत्ति पर बहुत अधिक हो जाएगा, अतः धारा अत्यंत कम बहेगी, धारा अत्यंत कम बहेगी, अतः इसे लो पास फिल्टर कहते हैं। लो यानी कि निम्न वाला, लो पास फिल्टर कहते हैं। और 8वां पॉइंट हो जाएगा, ध्यान से सुनना, धारा का शिखर मान। मैं फिर से ले रहा हूँ, मैंने कहा 5वें पॉइंट में मैं कुछ अलग चीज़ पे चला गया। अच्छा एक चीज़ और, एक्सेल की एसआई यूनिट क्या होगी, एक्सेल की एसआई यूनिट, तो मैंने कहा यह प्रतिरोध की बात ही है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, ठीक है, हाँ ओम। धारा का शिखर मान आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब उसमें क्या था, उसमें फिक्स मान था, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, क्योंकि आई नॉट का जो सूत्र आया था वो आया था ई नॉट बटा ओमेगा एल, यानी कि ई नॉट बाई 2πfl। तो आई नॉट जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है आवृत्ति के, यानी कि अगर आवृत्ति 0 हुई, डीसी हुई, तो वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उसका कोई प्रतिरोध ही नहीं है। तो यहाँ पर धारा अनंत में जाएगी, प्रतिरोध 0 होने पर, आवृत्ति 0 होने पर प्रतिरोध 0, आवृत्ति 0 होने पर प्रतिरोध 0, तो धारा अनंत। और आवृत्ति बढ़ने पर प्रतिरोध बहुत बढ़ जाएगा, तो धारा एकदम घट के 0 जैसी हो जाएगी। तो ये व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि कैसा ग्राफ आता है देख सकते हो आप। क्या मैं कंजूसी कर रहा हूँ यार, तो इसमें थोड़े पॉइंट ज़्यादा हो गए, लेकिन एक एक चीज़ समझ में आई। लो पास फिल्टर क्यों कहते हैं, प्रतिरोध जैसे इस प्रेरक की प्रतिघात होता है, जो कि आवृत्ति कम पे प्रतिघात बहुत कम होता है, आवृत्ति 0 पे तो होता ही नहीं है, उच्च आवृत्ति पे ये भी बहुत ज़्यादा होता है। प्यारे प्यारे बच्चों सुनना, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ये अगर आपको याद नहीं रहे कि ये कम प्रतिरोध कम आवृत्ति को जाने देता है कि ज़्यादा आवृत्ति को जाने देता है, तो सुनना, अच्छे से सुनना कि ये मान लो ऐसी प्रेरक, ये एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये कबूतर जैसी ट्रिक है। वो कबूतर क्यों नहीं मरता कि ऊपर नीचे चली जाती है, ऐसी कोई हवा में थोड़ी जा रही है, ऐसी तो तार के अंदर से बह रही है, लेकिन फिर भी एक ट्रिक है कि अगर डीसी धारा आएगी तो प्रेरण कुंडली ऐसी है, तो धारा सीधी सीधी निकल सकती है कि नहीं निकल सकती, हाँ सर निकल सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पाइप की तरह और धारा बीच में पानी की तरह भेजेगी, नहीं, धारा तो तार के अंदर से होते ही जाती है, परंतु ये ट्रिक है, दिमाग में याद रहेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर उच्च आवृत्ति की एसी आई तो एसी तो ऐसे होती है, एसी का ग्राफ ऐसा होता है, तो वो उलझ जाएगी, इनसे टकरा के उलझ जाएगी। ये एक जस्ट रटने की कला है। और डीसी जैसी या लो आवृत्ति की आई, एकदम लो आवृत्ति की आई, तो बीच में से निकल जाएगी, डीसी आई तो सीधी सीधी निकल जाएगी, इसलिए इसका नाम है लो पास फिल्टर। चीज़ समझना है आपको अच्छे से, श्योर, पक्का? कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम हो तो बोल देना भैया। तो ये पढ़ा अपन ने दूसरा, जिसका नाम था, जिसमें केवल प्रेरण कुंडली हो या प्रेरकत्व हो। अब अपन आज तीसरा और पढ़ ही लेते हैं, फिर कल अपन इसके क्या ले लेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन ले लेंगे, है ना। तो आज क्या ले लेते हैं अपन, आज ले लेते हैं लास्ट वाला, ये 3rd नंबर का एलिमेंट बचा है कि जब परिपथ में केवल संधारित्र हो, ठीक है। और अब मैं आपकी मदद भी लूँगा, हैं, हमारी मदद लोगे सर, आपको फिर फेल हो जाओगे आप, हाँ। अरे मतलब आपको ऐसे जवाब देते रहना बीच बीच में, ठीक है। लिखेंगे जब परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो, सुनना, एक ऐसा परिपथ है जिसमें संधारित्र सी लग रहा है और वो एसी परिपथ है। जब एसी परिपथ में, परिपथ कौन सा है, एसी परिपथ है। देखना सबसे पहले ई बराबर, तो ये तो सप्लाई है, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी तो पहले से दिया हुआ है, तो ये होता है आपका तात्क्षणिक विभवांतर।
तात्क्षणिक विभवांतर। मेरे प्यारे बच्चों सुनना, आपको हो सकता है पहले से आइडिया नहीं आया होगा उस एल वाले में, तो मैंने आपको बताया कि एल से ई और आई का क्या संबंध है। तो हमने पढ़ा था ई बराबर एल इंटू डी आई बाई डी टी, कुछ तो याद आ गया। एक बात बताओ, जो वोल्टेज V होता है और एक C होता है, सी वी, और किसका संबंध होता है सर? आवेश Q का। तो ध्यान से सुनना, संचित आवेश Q, संचित आवेश Q, संचित तात्क्षणिक आवेश, तात्क्षणिक आवेश Q क्या होता है? Q बराबर सी वी। हाँ, यहाँ पे V की जगह मैं क्या लिखूंगा? सी ई, वोल्टेज है ना, E मतलब वोल्टेज, विभवांतर E है V की जगह। E का सूत्र ये रहा, तो Q बराबर मेरे पास क्या आ गया? सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने क्या कहा? येन केन प्रकारन एक समीकरण आएगा, ई का एक समीकरण आएगा, आई का, बस अब इस पर चर्चा करनी है अपने को। लेकिन ये तो आवेश आया है, धारा कैसे लाएं? सर आवेश अगर इसमें बढ़ रहा है तो आवेशों के प्रवाह के दर को तो धारा कहते हैं। यस यस यस, धारा आई बराबर क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी। ओ, अब सर समझ में आ गया। हम चाहे तो ऐसे भी थोड़ा सा रट सकते हैं कि जब आर आएगा तब तो आपका क्या हो जाएगा? सिंपल ई बाई आर, खत्म, कोई अवकलन नहीं, कोई समाकलन नहीं। जब एल आएगा तो समाकलन, और जब सी आएगा तब अवकलन करना पड़ेगा। चलो इसका अवकलन करते हैं। सी ई नॉट साइन ओमेगा टी बटा डी टी। मेरे प्यारे बच्चों सुनिएगा, आई बराबर क्या आता है? सी ई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का अवकलन शायद आपको आता होगा, साइन टी का अवकलन कॉस टी होता है, परंतु ये साइन ओमेगा टी है, इसलिए इसका अवकलन होगा ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। साइन का अवकलन कॉस होता है, लेकिन इसमें ओमेगा टी और आ रहा है, तो ये गुणा में आ गया, समाकलन में भाग में आता है। तो मेरे पास आई बराबर समीकरण आ गया है। समीकरण नंबर 2, एक काम करता हूँ मैं यहीं लिखता हूँ, है ना, आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक। तो तात्क्षणिक धारा आई बराबर ओमेगा सी ई नॉट कोस ओमेगा टी। हालांकि इसको मैं समीकरण नंबर 2 डाल देता हूँ, परंतु मैं समीकरण नंबर 2 और चाहूँ तो इसको डाल सकता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि मैं ये ओमेगा सी है ना, इसको मैं यहाँ नहीं रखना चाहता। क्यों नहीं रखना चाहता? क्योंकि देखो धारा का मान जनरली V बाई आर आता है। पिछली बार E बाई ओमेगा एल आया, तो मैंने ओमेगा एल को R के समान रखने की कोशिश की और एक प्रेरकी प्रतिघात नाम की नई क्वांटिटी बताई थी। ठीक उसी प्रकार से ये गुणा में आ रहा है, मेरे को तो भाग में चाहिए, ये गुणा में क्यों आ रहा है? तो भाई डरो मत, बटा के बटा मत जा सकता है। हाँ ये बात तो सही है। तो ई नॉट बटा 1 बाई ओमेगा सी, ओहो, और ये हो गया है आपके पास कोस ओमेगा टी, है कि नहीं? तो एक काम कर सकते हो, चाहो तो इसको 2a लिख दो, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 है। अब एक नई चीज़ और, हालांकि मैंने आपको बताया था कि कोस वाला साइन वाले से π/2 आगे चलता है, परंतु फिर भी मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। ई नॉट बटा 1 बाई ओमेगा सी साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो भी कॉस थीटा होता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये आया मेरे पास समीकरण नंबर 2b। अब क्या है इसका? अब यहाँ से देखते हैं तो सर ये भी ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी, कल अंदर जीरो ना, एक साइन है कॉस है, तो कल अंदर जीरो नहीं होगा। तो मैंने इसे साइन टू साइन में कन्वर्ट किया और दोनों प्लस में रखा है। बहुत सारों को मन में एक डाउट आ सकता है, सर एक बात बताओ, पहले आपने कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिखा था, अब यहाँ पे आप साइन π/2 माइनस ओमेगा टी काहे को नहीं लिख रहे? क्योंकि ओमेगा टी धनात्मक होना चाहिए। जाओ वेव चैप्टर में जाओ या फिर SHM चैप्टर में जाओ, नोट्स पढ़ो। कलांतर निकालने के लिए दोनों फंक्शन सेम होना जरूरी है, अंदर भी सेम चीज़ होना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको साइन 90 प्लस थीटा लिखा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा भी ओमेगा टी भी होता है, ओमेगा टी होता है। अब आप ये कहोगे सर पिछली बार ऐसा करते तो क्या आता? पिछली बार ऐसा करते थे कि लफड़ा हो जाता, बाहर एक माइनस बच रहा था और उसको जैसे ही अंदर भेजते तो ओमेगा टी जो ऑलरेडी वहाँ पे प्लस वाला हो जाता, अगर मैं इस तरह से लिखता
तो फिर वो वापस से माइनस हो जाता है। इसलिए मैंने पहले से 90 माइनस ओमेगा टी लिखा ताकि बाहर वाला माइनस आके उसको प्लस कर दे। और नियम ये कहता है कि ओमेगा टी प्लस का ही होना चाहिए, उसके बाद प्लस माइनस जो भी हो उससे कलांतर निकालो। खैर एक बात बताओ, एक समीकरण है ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी कला ओमेगा टी है। एक समीकरण है ई नॉट बटा जो भी है, ये आई नॉट हो गया, इसको मैं प्यार से आई नॉट बोल देता हूँ, आई नॉट बोल देता हूँ। एक समीकरण है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वाई बाई टू, तो आगे कौन हुआ ये, अब इसमें थोड़ा प्लस हो रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा है, तो बताओ ये कितना आगे है, पाई बाई टू से। तो अब धारा पाई बाई टू से आगे है और विभवांतर आई बाई टू से पाई बाई टू से पीछे है धारा से, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना शुरू करेंगे और मैंने क्या कहा था, आप मेरी मदद करते जाएंगे। करेंगे, हम तो नहीं करेंगे सर, बिल्कुल हम आपके कोई रिश्तेदार लग रहे हैं, बारात लाए हो हमारे यहाँ, मायरा लेके आए हो हमारे, ऐसा कुछ बोलते ना, डायलॉग मारते ना तुम लोग। हैं चलिए, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नंबर 1, ई व आई का कलांतर पाई बाय 2 है। विभवांतर ई धारा आई से पीछे है, पाई बाय 2 से पीछे है। ओके, ओह ग्राफ बना लेंगे सर, क्या बात कर दी आपने। नंबर 2, दोनों की कोणीय आवृत्ति की बात करो तो ये भी ओमेगा टी है, ये भी ओमेगा टी है, आवृत्ति में कोई अंतर नहीं है। यानी इसका एक चक्र पूरा होने में टी समय है तो उसका भी एक चक्र पूरा होने में टी समय लगेगा। वो थोड़ा सा आगे है तो जितना इधर से आगे है उतना ही उधर से आगे जाएगा, यूँ नहीं कि टाइम छोटा हो जाएगा, टाइम उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आवृत्ति ओमेगा समान है। चलिए प्यारे बच्चों, 2 पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट है वेव डायग्राम। बनाओ, जल्दी से बना के बताओ। तीसरा पॉइंट वेव डायग्राम। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 यही देख लो भली, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 देख लो। तो एक साइन थीटा वाला है ई वाला, तो और एक कॉस थीटा वाला है। तो ई वाला ग्राफ साइन थीटा वाला आएगा। थोड़ा सा मैंने सही नहीं बनाया है बट आई वाला ग्राफ कैसा आएगा। आई वाला ग्राफ में पहले से आई नॉट, इसको मैं आई नॉट बोल दूँ 2 मिनट के लिए, ये पूरा शुरुआत वाला आई नॉट कॉस ओमेगा टी है, तो इसका ग्राफ शुरुआत यहीं से होगी इस ग्राफ की। और कॉस वाला ग्राफ आप जानते ही हैं कि ये जब 90 पे जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये पहले शुरुआत 1 से होगा। तो इस वाले के लिए तो ये ई नॉट है और ब्लू वाले के लिए आई नॉट है और ब्लैक वाले के लिए ई नॉट है। ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। यस, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ 2 मिनट के लिए कि ये ओमेगा इंटू सी की वैल्यू 1 है, ताकि ये भी ई नॉट ये भी आई नॉट मैग्नीट्यूड वाइज से हमारा, बाकी ऊपर नीचे हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज कम या ज़्यादा हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन टाइम जो है ये टी टाइम में ख़त्म हो रहा है तो ये भी टी टाइम में ख़त्म होगा। देखो इसका पाव चक्र, इसका भी पाव चक्र, इसका आधा चक्र है तो इसका आधा चक्र ऐसे हो जाएगा। फिर इसका 1/4 3rd 3/4 चक्र, ये 3/4 चक्र, ये आधा चक्र तो ये हो गया, पाव चक्र उधर हो गया और ये पाव चक्र लास्ट वाला इधर हो जाएगा। वो फिर आगे बढ़ेगा, उसको भूल जाओ तुम। तो इसका ग्राफ कॉस थीटा वाला ये आएगा। प्यारे बच्चों, अब मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ कि फेजर डायग्राम आप बनाएंगे। यस, थोड़ा सा प्लीज़ फेजर डायग्राम आप बनाइए, जल्दी से बनाइए। तो नंबर 4 फेजर डायग्राम। वीडियो पॉज करके फेजर डायग्राम पहले आप बनाइए, हाँ छापने मत रहो तुम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा, एक्स अक्ष पे धारा पहले से ले लो, ये अपना फिक्स है मामला। अगर धारा आई ऐसे है तो एक बात बताओ,
एक्स अक्ष पे आपकी धारा है। तो बताओ ई किधर जाएगा, यानी कि वोल्टेज ऑन कैपेसिटर सी, वीसी किधर जाएगा। तो वीएल ये आगे चल रहा था, जबकि वीसी जो है वो π/2 से धारा से पीछे चल रहा है, तो आगे इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो पीछे नीचे की तरफ आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास वीसी। देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज है, तो ये -π/2 हो जाएगा, यानी कि ये पीछे चल रहा है भैया। एंटी क्लॉकवाइज बनना तो π/2 प्लस का ही लिखना। ये तीर देख लेना, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, तो ये पीछे आ गया। समझ में आ रहा है अच्छे से। अच्छा, गलती से अगर आपको एग्जाम में या किसी अलग बुक में वीसी यहाँ मिल जाए तो फिर आई कहाँ बनाओगे। सर अभी थोड़ी देर पहले बताया था नीचे बनाएगा, अरे फिर भी कुछ भी। तो देखो अच्छे से, ये आई है, ये वीसी है। अगर इस वीसी को एक्स अक्ष पे ले आओगे तो सोचो ना भाई, यहाँ वीसी पीछे है, आई आगे है। आई जो है इससे आगे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ये था आपका फेजर डायग्राम, पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट 5 में अपन पढ़ते हैं वही धारा के शिखर मान से जैसे प्रेरकीय प्रतिघात देखा था, वैसे संधारित्र के लिए धारतीय प्रतिघात होता है। तो पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे कि धारा का शिखर मान I0 का जो वैल्यू थी वो थी E0/1/ωc। तो ये होता है E0/1/xc, जहाँ xc जो है वो धारतीय प्रतिघात है। भारतीय नहीं, इंडियन नहीं, धारिता वाला धारतीय। बहुत सारे को ये था दिख रहा होगा, धा, हाँ वही जो मेरे ढोलना मूवी थी ना, धान धा धा तत धा, वो वाला धारती। अरे यार ये क्या हो रहा है, मेरे को ध लिखना क्यों नहीं आ रहा है ढंग से। ओके, अब आ गया। धारतीय प्रतिघात, प्रतिघात, ये प्रतिघात नहीं प्रतिघात है। और इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यह भी एक प्रतिरोध की भांति होता है, प्रतिरोध की भांति। E/R होता है ना, तो जैसे ये सुनना अच्छे से, इसकी ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी ऐसे यूनिट भी ओम हो जाएगी। और अच्छे सुनना, और अच्छे सुनना, XC जो होता है वो होता है 1/ωc, यानी कि 1/2FL। ओ हो, अर्थात XC जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती ऑफ आवृत्ति के होता है। उच्च आवृत्ति पर, वो उच्च आवृत्ति पर प्रतिरोध भी उच्च था, ये उच्च आवृत्ति पर निम्न प्रतिघात, निम्न प्रतिघात और निम्न आवृत्ति या DC में शून्य आवृत्ति पर उच्च प्रतिघात, उच्च प्रतिघात, यानी कि कम आवृत्ति होगी तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा, आवृत्ति कम प्रतिरोध बहुत ज़्यादा। प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध जैसे ही है प्रतिघात। और उच्च आवृत्ति होगी तो इसको कोई दिक्कत नहीं, प्रतिघात बहुत कम होगा। तो अगर अब मैं इसका धारा के शिखर मान की कल्पना करूं, या इससे पहले तो मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं। पॉइंट नंबर 6 में इसका ग्राफ बना लेता हूं, है ना। इसी को मैं समझाना चाह रहा था, यहीं से चाहता तो मैं समझा देता। पॉइंट नंबर 6 यहाँ से डाल देना भले इस जगह से। तो 6 में ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, आवृत्ति F या ओमेगा या संधारित्र की धारिता C से इसका मान, किसका, XC का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाहे F के हो चाहे C के हो, दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है XC। बस समझ में आ रही है अच्छे से, श्योर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 7वां पॉइंट लिखेंगे, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान की बात करूं मैं, धारा का शिखर मान I0 बराबर आता था E0/1/ωc, या फिर ऊपर ही ले लूँ मैं ωc E0। तो आप देख सकते हो ये हो गया 2πfc E0, यानी कि I0 समानुपाती हो गया है IF के। उच्च आवृत्ति, आवृत्ति अगर उच्च थी तो प्रतिघात बहुत निम्न था,
निम्न प्रतिघात, प्रतिरोध अगर या प्रतिघात मतलब प्रतिरोध जैसा होता है, प्रतिरोध कम हुआ तो धारा क्या होगी, उच्च होगी। तो शिखर धारा उच्च या बहुत अधिक, अतः इसे हाई पास फिल्टर कहते हैं। देखो उच्च आवृत्ति की धारा को तो पन्ना बहाने देता है, लेकिन जैसे आवृत्ति कम होती है प्रतिघात बहुत उच्च हो जाता है और धारा भी बहुत कम बहती है फिर, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो अतः इसे हाई पास फिल्टर कहते हैं। सर ये फिल्टर कैसा लग रहा है, जैसे कोई दूध से मक्खन छान रहे हो हैं, ये क्या लगा रखा है फिल्टर। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखना, आप जैसे आप सपोज नींबू पानी बनाते हो, उसमें से कण कण छांटने हो, बीज वगैरह तंतु जो भी आते हैं, वैसे आप विद्युत धारा की आवृत्ति में से विद्युत धारा छांट लोगे। आपने धारा बनाई, धारा की आवृत्तियाँ अलग अलग आ रही मान लो, तो आप वहाँ पे एक छलनी लगा दोगे। अब छलनी वो चाय चलने वाली छलनी नहीं, ये से फिल्टर लगा के आप घरों में फिक्स 50 हर्ट्ज भेजते, तो वो कैसे भेजते हैं, ये फिल्टर वो है कि अगर 50 से बहुत ज़्यादा आ गया तो एक एल लगा दो, हाई आवृत्ति पे जाने देगा, एक सी लगा दो, लो आवृत्ति को जाने देगा, बीच वाली आवृत्ति जाएगी। तो फिर एलसीआर परिपथ ये ऐसे होते हैं, और एलसीआर परिपथ हर जगह लगे होते हैं, आपके मोबाइल से लेकर आपके छोटे मोटे कंप्यूटर से लेकर आपके टीवी से लेकर हर जगह लगे होते हैं, ताकि वहाँ पर कितनी धारा बहानी क्या है, सब कुछ कंट्रोल्ड वे में हम ऊर्जाओं का उपयोग कर रहे हैं। आपने सोचा कभी जो सेल वाला छोटा सा पंखा आता है, सोचो उसकी क्या ऊर्जा है। अब सोचो एक जगह कहीं पानी गिरा भारी मात्रा में, एक जगह कहीं हवा चली भारी मात्रा में, उसमें बहुत सारी ऊर्जा थी, क्या उस ऊर्जा से हम लाख घरों में छोटी छोटी हवा बहा सकते हैं। ये दिमाग लगाया है साइंटिस्ट ने, इंजीनियर ने, उस ऊर्जा को उस विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया और फिर सब जगह छोटे छोटे रूपों में बांट दिया, और पंखे चलते हैं कंट्रोल्ड वे में। कम चाहिए तो एक पे चलाओ, और ज़्यादा 2 3 4 5, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कंट्रोल ट्रिमर कितनी, अगर उसको हाथ से पकड़ो तो वो रुक जाएगा ट्रिमर, उसकी इतनी पावर नहीं है, एक सेल से चलता है। लेकिन आप अपने हाथ से बाल खींच के नहीं काट सकते, एक जो लो लेवल की ऊर्जा मांगती है वो चाहिए, मतलब चाहिए, तो उसका समुचित उपयोग करने के लिए अपन ये भारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। हालांकि ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन, साइंस के बारे में आपका 11th 12th थी, जस्ट शुरुआत है। आगे एक साइंस तो आप MSc करोगे तो पढ़ोगे, और डॉक्टर बनोगे तो क्या पढ़ोगे, लेकिन मज़ा तो आ रहा ना। हाई पास फिल्टर का मतलब समझ गए ना। हाँ, उच्च आवृत्ति धारा भी ये बहने देता है, ठीक है। तो धारा के लिए तो आवृत्ति ज़्यादा होगी तो धारा भी ज़्यादा होगी, और आवृत्ति 0 तो धारा भी 0 हो जाएगी। निम्न पर कोई मतलब ही नहीं है। और इसको रटने का तरीका क्या है, जैसे कि अगर इसमें DC आई, यानी कि 0 आवृत्ति वाली, तो धारा जाएगी नहीं, DC वाली धारा आके धड़ाम से गिर जाएगी। या फिर कम आवृत्ति वाली आई तो इसको पार नहीं कर पाएगी। और वैसे पता है संधारित्र तुरंत चार्ज हो जाता है, अगर R नहीं हो तो तुरंत चार्ज होता है, उसके बाद सर्किट कट जैसा हो जाता है, यानी कि धारा बहने देता है। जबकि AC आई तो अब यूँ मत सोचना कि ये कबूतर बैठा और आप ऐसे कैसे उछाल रहे हो, ये जस्ट एक रटने का तरीका है कि संधारित्र की यूँ दीवारें हैं, DC धारा टकरा के रुक जाती है, और प्रेरकत्व में DC धारा तुरंत निकल जाती है। DC मतलब आवृत्ति है ही नहीं, 0, तो लो पास फिल्टर हो गया प्रेरकत्व, और ये हाई पास फिल्टर हो गया संधारित्र। याद हो जाएगा रटने के हिसाब से। तो चलो प्यारे बच्चों, आज के लिए मेरा इतना ही वक्तव्य काफ़ी होगा, आई थिंक। टाइम भी हो गया होगा। ओहो, टाइम तो अभी जस्ट हुआ ही है वैसे तो। चलिए, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है, तो मुझसे बात कीजिए, मुझे मैसेज डालिए, ठीक है। थैंक यू।